में करंट फ्लो हो रहा है, तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा वो E2 इज इक्वल टू जीरो की कंडीशन पे प्रोड्यूस होगा। तो E2 इज इक्वल टू जीरो, यानी जितना भी वेस्ट है, अगर मैं एक फिर भी एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ कि लेट दिस बी माई रेफरेंस लाइन, तो मुझे क्या चाहिए, E2 जीरो की वैल्यू चाहिए, E2S की वैल्यू चाहिए। तो E2S वैल्यू कैसे आएगा? E2S वैल्यू इज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन। अब हमें ये फिलहाल नहीं पता है, हमने E2 को एज अ रेफरेंस ले लिया। दिस फेजर इज माई E2S रेफरेंस फेजर। तो E2S रेफरेंस को इवेल्युएट करने के लिए लेटेस्ट करंट, मतलब हम कंसिडर करते हैं कि इसमें कोई करंट है विच इज ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये हमारे पास है I2, सॉरी दिस इज I2S एंड वी डोंट नो इट्स पावर फैक्टर एंगल, लेकिन हम फिर भी मेजर कर लेते हैं, लेट इट बी phi2। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट वेस्ट होगा दैट विल बी इसी के पैरेलल में रहेगा हमारा I2S R2। ठीक है, जितना भी चेंजेस हमारा आ रहा है वो इसी के पैरेलल में रहेगा। X2S 90 डिग्रीज में स्प्लिट हुआ एंड दिस विल बी योर I2S इंटू X2S। हमने इसको कलेक्टिवली करके लिख दिया है एज X2S, जो भी उस फ्रीक्वेंसी पे हमारा रिएक्टेंस रहेगा। ठीक है, इन इक्विवेलेंट। तो दिस वैल्यू बिकम्स माय E2S, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एंड दिस इज प्रोड्यूसिंग माय ईएमएफ इन अ रेशियो, मान लेते हैं कोई एक रेशियो रहेगा। तो लेट अस कंसीडर इट टू बी एज E1 1:S का कुछ रेशियो रहेगा। तो 1:S का रेशियो इट सिंपली मीन्स 1 समथिंग ओवर हेयर इज टू S, इसका रेशियो रहेगा। ठीक है, जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो ईएमएफ का बैक रिफ्लेक्शन हमने इवेल्युएट कर लिया माइनस ऑफ E1। ठीक है, E2S से 90 डिग्री लीडिंग रहेगा हमारा फ्लक्स, दैट विल बी phi m, जो इस सर्किट में ट्रैवल कर रहा होगा। ठीक है, एंड phi m में अब दो कंपोनेंट हैं, एक तो रहेगा ये चीज और एक रहेगा I0। एक है हमारे पास दिस कंपोनेंट, दिस इज नोन एज I0, जो ये करंट है। ठीक है, एंड I2S का रिफ्लेक्शन हमारा यहाँ रहेगा I2S। इन दोनों का इक्विवेलेंट हम ऐड अप करेंगे एंड फेजरली ऐड करने के बाद मिलेगा हमें I1। I1 के पैरेलल में रहेगा I1 R1। मैं आप सर्किट को थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर करूंगा। I1 R1 रहेगा समवेयर यहाँ पे, I1 R1, इससे 90 डिग्री रहेगा I1 X1 एंड फाइनली अ क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज Vs। ठीक है, तो हमारा जो फेजर डायग्राम है मशीन का वो इस टाइप से लुक लाइक होता है। यहाँ पे हमें कोई भी वोल्टेज V2 नहीं मिलता है। ठीक है, बस V2 की जगह पे क्या है, V2 जो भी जितने भी चीजें हो रही हैं वो या तो इस कंपोनेंट में होंगी। ठीक है, एंड अभी हम जैसे जैसे फॉरवर्ड देखेंगे, हम देखेंगे जो भी जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी है दैट विल बी डिलीवर्ड बाय दिस कंपोनेंट ओनली। या हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो लगाया था, एडिशनल रेजिस्टेंस, अगर हम इसको हमने इवेल्युएट कैसे किया था, हमने इसको इवेल्युएट किया था R2/S। हमने इस सर्किट को एक कांस्टेंट ईएमएफ के टर्म्स में ट्रीट कर लिया था, E2 जीरो के टर्म्स में ले गए थे। तो हमारे पास ये वेक्टर आया था जिसको हमने रिप्लेस किया था बाय R2 प्लस R2
1 माइनस एस अपॉन एस, इस फॉर्म में हमने रिप्लेस कर लिया था। तो दिस रिप्रेजेंट्स माय मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ लोडिंग, यानी कि एक्चुअल में जितनी भी हम पावर डिलीवर कर रहे हैं किसी भी मशीन पे, वो इवैल्यूएट होती है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्म में हम किसी भी मैकेनिकल पावर को डिलीवर कर पाते हैं। तो दिस साइज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अकॉर्डिंगली टू इंक्रीज माय ईएमएफ और डिक्रीज माय ईएमएफ वैल्यू। अगर देखो मैं इस ईएमएफ वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, दिस ईएमएफ वैल्यू इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे मेरी ईएमएफ वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो ईएमएफ प्रोड्यूसेस, जो ईएमएफ है वो मेरी क्या प्रोड्यूस करेगी, अ हायर वोल्ट करंट, एंड अ हायर करंट प्रोड्यूसेस माय टॉर्क। ठीक है, तो interaction of this the current and flux produces the torque value। फ्लक्स हमेशा लगभग लगभग हमारा कांस्टेंट है इस नेचर में, क्योंकि एक बार कोर में जो भी फ्लक्स डेवलप हो गया उस वो फ्लक्स कांस्टेंट थ्रू आउट द कोर मेंटेन्ड रहता है। थोड़ा बहुत लीकेजेस हो सकते हैं बट दैट कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो उसको इग्नोर करते हुए तो इट बेसिकली जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंडेंट हो गया फिर, करंट पे। ठीक है, एंड करंट इटसेल्फ इज डिपेंडेंट ऑन this EMF, and EMF is dependent upon slip, slip is dependent upon speed of the rotor। तो जैसे जैसे आप मशीन पे लोड डालोगे वैसे वैसे मेरा रोटर स्लो डाउन होता है, एंड अगर रोटर स्लो डाउन होगा इसका मतलब क्या है, द स्लिप इज क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग। एम आई क्लियर? जैसे जैसे मेरा रोटर स्लो डाउन होगा, जैसे जैसे मेरा रोटर स्लो होगा, इट मींस माय स्लिप इज इंक्रीजिंग, एंड अगर स्लिप इंक्रीज होगी तो मेरी ईएमएफ इंक्रीज होगी, ईएमएफ इंक्रीज होगी तो इसका मतलब मेरा करंट इंक्रीज होगा, एंड करंट इंक्रीज होगा तो मेरी टॉर्क इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से मेरा सिस्टम वर्क करता है। तो टॉर्क कंटिन्यूसली इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है मशीन में। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। आई नॉट में अब दो कंपोनेंट थे, दो कंपोनेंट क्या क्या थे, एक तो था हमारे पास वर्किंग कंपोनेंट और एक था मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो वर्किंग कंपोनेंट हमारा यहाँ होता है आई डब्ल्यू, एंड आई मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हमारा लॉसेस क्रिएट करता है इन द कोर। ठीक है, तो कोर के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं वो इस वाले करंट की वजह से होते हैं, जबकि वर्किंग कंपोनेंट क्या करता है, द हीटिंग लॉसेस इन द कोर। ठीक है, तो हीटिंग लॉसेस इन द कोर बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट के होते हैं, एंड I2S इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस करंट। जो भी यहाँ करंट होगा जिस भी पावर फैक्टर पे, उस पावर फैक्टर का एंगल हो जाएगा। तो एंड मशीन दिस इज, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मशीन के पास भी दो पावर फैक्टर एंगल हैं, एक φ1 और एक φ2। ऑल्दो φ2 इज डिपेंडेंट अपॉन योर स्लिप, है ना, ये स्लिप पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये E2S पे डिपेंडेंट है, एंड E2S इज डिपेंडेंट अपॉन स्लिप। तो इसलिए हम क्या है, φ2 इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन स्लिप, जिसका वजह से हमारा φ1 भी स्लिप के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। तो फेजर डायग्राम इज समवॉट वेरी वेरी सिमिलर टू माय transformer, but the only case you have here is there is no voltage as such, V2 हमारे पास नहीं होता है, since the rotor is short circuited। तो यहाँ पे V2 नहीं होगा, केवल I2 R2 as well as I2 X2S होगा। इज इट क्लियर? हालांकि ये फेजर आपको बहुत बड़ा नजर आ रहा है, बहुत बड़ी चीजें नजर आ रही है, इट कैन बी कंटेन्ड विद इन अ स्मॉल वैल्यू। तो मैंने फेजर बना बड़ा आपको ताकि आराम से दिखे, इसलिए मैंने इतना बड़ा बनाया। बट E2 वैल्यू इज नॉर्मली दिस वैल्यू E2S इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो जब छोटी वैल्यू होती है दिस फेजर इतना बड़ा नहीं आता, इट इज कंटेन्ड वेरी स्मॉल। बट इवन यस E2 इवन वी हैव अ लार्ज वैल्यू। ठीक है, मोर ओवर जो स्लिप अगर आप इवेल्युएट करो 1:s का रेशियो रहता है E1 एंड E2S का, जबकि स्लिप जो होती है एट नॉर्मल स्पीड्स इट इज 5%, 0.05। तो दिस वैल्यू यू कैन अप्रोक्सीमेट दिस फेजर इज जस्ट अ 5% ऑफ दिस फेजर। ठीक है, तो इसका ये 100% हुआ तो इसका 5, अगर 100 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर।
तो दिस वैल्यू, ये जो इस साइड का फेजर है राइट हाफ का, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर। मेरा दूसरा लॉगिन लॉगआउट हो गया क्या? यस सर, बहुत देर हो गई। ऐसा ही लग रहा है कुछ, इंटरनेट इश्यूज। चलिए खैर कोई नहीं, जब आएगा नेट चलेगा, बट टिल देन वी कैन डिस्कस समथिंग। तो आई थिंक फेजर में किसी को कुछ पूछना है? द क्वेरी बॉय विकास, सबसे ज्यादा क्वेरी तुम्हारी होती है, आप पूछो, फेजर में पूछो, कुछ है क्या? इज विकास ऑनलाइन? सर नेम ही चेंज कर दिया आपने। हाँ आपने नेम ही चेंज कर दिया। हाँ, तो सबसे ज्यादा क्वेरी उसी को होती है। इफ ही हैज सम डाउट इट मींस यस देयर इज सम डाउट, लेकिन अगर नहीं है तो होपिंग दिस कि चलिए। तो पूछिए मनोज, कुछ प्रॉब्लम, एनी क्वेरीज, पूछो। इस चीज में कुछ पूछना है? ये तो फिर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम का कंपोनेंट हम बता चुके हैं। दिस इज योर स्टेटर पार्ट, रोटर पार्ट। रोटर पार्ट में हमारा क्या होता है? द ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स कट। तो इसलिए फ्लक्स कट क्या होता है? इट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिफरेंस इन द रोटेटिंग फील्ड एज वेल एज डिफरेंस इन द रोटेटिंग फील्ड एज वेल एज जो हमारा रोटर रोटेट कर रहा है उस स्पीड के बीच का डिफरेंस है। उसकी वजह से यहाँ स्लिप इंट्रोड्यूस हो जाता है एस। एंड अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियस बात है जो रोटर फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी यहाँ पे इस ईएमएफ में, वो रोटर फ्रीक्वेंसी विल इफेक्ट इट्स इंडक्टेंस वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे देयर इज अ चेंज। ठीक है, एज वेल एज यहाँ पे भी चेंज होती है, बट इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय I2S। तो अगर आप I2S की वैल्यू इवेल्युएट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2S? ठीक है, I2S क्या हो जाएगा हमारा? दैट विल बी E2S डिवाइडेड बाय Z2S। अगर मैं मान लूँ इस सर्किट का इक्विवेलेंट इंपीडेंस इज Z2S, Z2S कैन बी इक्वेटेड एज E2S अपॉन Z2S। Z2S हमारा क्या है? अंडर रूट ऑफ R2 प्लस X20। ठीक है, या तो आप S X20 इसका स्क्वायर लिख लें, एंड एंगल लगाना पड़ेगा आपको। एंगल हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ S टाइम्स X20 अपॉन R20 R2। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या इन इमेजिनरी फॉर्म में अगर लिखना है तो आपको लिख सकते हो R2 प्लस J टाइम्स S X20। ठीक है, एम आई क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? यस सर। बेटा कुछ चीजें हैं, आप जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बनाते जाओगे, स्लिप का इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ कर दिया है। तो Z2S क्या है? Z2 सिंपली हमें पता है Z2 क्या है। 2 का मतलब क्या है? 1 का मतलब हो गया हमारा द स्टेटर साइड, 2 का मतलब हो गया रोटर साइड। तो रोटर साइड का करंट हमारा I2S अगर मैं इवेलुएट करूंगा तो क्या होगा? द EMF डिवाइडेड बाय दैट, जो भी है। अब यहां पे भी आप लिख सकते हो S टाइम्स E20। ठीक है, तो चीजें ऐसे लिख सकते हो आप, बहुत हैं, बहुत मेथड तरीके हैं, तो जैसा आप कंफर्टेबल फील करें उस तरीके से आप लिखें। ठीक है, बट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। पहले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा था दैट वाज R एंगल थीटा फॉर्म। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा हुआ है दैट इज A प्लस JIB, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं। कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द रोटर, कई बार पूछ लेगा आपसे व्हाट इज द रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल। ठीक है, तो स्टैंड स्टिल में स्लिप इज इक्वल टू 0।
तो वहां पे जो करंट इक्वेशन हो जाएगी दैट विल बिकम I20 इज इक्वल्स टू S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। एट स्टैंड स्टिल केस में S इज इक्वल टू 1, तो वहां पे आपको मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू E20 अपॉन R2 प्लस J टाइम्स X20। तो कंडीशंस अलग अलग हैं, ये सेम कंडीशन इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक रोटर टेस्ट। हम पढ़ेंगे बाद में कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो जब भी हमारा रोटर ब्लॉक होता है तो उस केस में जो ईएमएफ प्रोड्यूस है वो इस तरीके, करंट जो ट्रैवल कर रहा है सेकेंडरी सर्किट में या रोटर सर्किट में, वो इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। तो इक्वेशंस जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे आप थोड़ा थोड़ा समझते रहिएगा, क्योंकि ऑल ऑफ सडन में सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा आपको, सारी इक्वेशंस एक साथ नहीं आती हैं और आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है, ये लिमिट है। चलिए, तो पावर फैक्टर पूछता है तो पावर फैक्टर के क्या निकालेंगे, कॉस ऑफ फाई 2 या कॉस ऑफ फाई 1 प्राइमरी, या मतलब यहाँ पे पावर फैक्टर पूछता है तो अलग है, यहाँ पे पूछेगा तो अलग है। तो अगर लोड साइड की पूछता है तो कॉस फाई 2 एंड कॉस फाई 2 इज इक्वल्स टू R अपॉन जेड, तो सॉरी हाँ, तो R अपॉन जेड, तो दैट इज Z टू S। तो इस तरीके से भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछेगा। पावर फैक्टर प्राइमरी एंड का पूछना है तो अलग है, सेकेंडरी एंड का पूछना है तो अलग है। इम्पीडेंसेस, यू नो व्हाट आर द इम्पीडेंसेस एग्जैक्टली। इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ रेफर कर सकते हो कि 1:S का रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक डेवलप करने में हेल्प करेंगी। फेजर डायग्राम आपका कुछ सेम ही है ट्रांसफार्मर का, देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन बोथ द थिंग्स, ठीक है। तो आज बेसिकली फेजर डायग्राम में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो उसको पूछ लो, एंड देन वी विल प्रोसीड टू सम कैलकुलेशंस इन पावर। कैसे कैसे हम पावर कैलकुलेट करते हैं मशीन का या अदर थिंग्स का, वो सारी चीज़ें। एनी क्वेरीज बेटा? नो सर। चलिए, अब हम सबसे पहली चीज जो पूछेंगे दैट विल बी दैट इज द रोटर कॉपर लॉस एंड रोटर इनपुट में रिलेशनशिप क्या होती है। रिलेशन बिटवीन रोटर CU लॉस एंड रोटर इनपुट, ठीक है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, रोटर इनपुट क्या है। रोटर में जब जो इनपुट मिला है, ठीक है, एंड वो कहां से मिलता है, वो मिलता है बिकॉज ऑफ द पावर जनरेटेड इन द कोर, ठीक है। तो कोर में जो पावर जनरेट हुई है, यानी उससे पहले भी कुछ पावर वेस्ट हो चुकी होगी, तो जो कोर पावर डिलीवर कर रहा है रोटर पे, दैट इज टेकन एज रोटर इनपुट, ठीक है। तो रोटर को जो इनपुट मिलती है उसे हम कहते हैं PG और एयर गैप पावर, ठीक है। वेयर एज रोटर के कॉपर लॉसेस इज डिनोटेड एज RCU, रोटर कॉपर लॉसेस, PRCU, ठीक है। P का मतलब क्या है, पावर, एंड G मतलब हो गया हमारा एयर गैप पावर, और RCU लिख सकते हैं तो R फॉर रोटर कॉपर लॉसेस, ठीक है। इससे पहले जो लॉसेस हुए होंगे वो हमें काउंट नहीं करने। तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि जितनी भी पावर डिलीवर हुई है वो एयर गैप पावर है, एंड दैट इज 100% क्वांटिटी ऑन टू द सिस्टम। तो अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे फॉर रोटर में जो लॉसेस हुए एज वेल एज दिस। तो हाउ दे आर कैलकुलेटेड, तो पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, ठीक है। अगर अब मैं फुल लिखूं, पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम
स्टेटर टू रोटर, वो क्या है? स्टेटर से जो रोटर पे पावर हुई है वो यही तो है, दैट इज पीजी। ठीक है, अब रोटर को हमें पावर मिल गई है, तो पीजी क्या होगी एक्चुअल में? तो पीजी वैल्यू विल बी इक्वल टू, दैट विल बी ओमेगा, एयर गैप पावर है, जो फील्ड है दैट इज रोटेटिंग विद द स्पीड ऑफ ns, एंड जो टॉर्क डेवलप हुई है दैट इज टीडी। ठीक है, तो हमारी जो रोटर इनपुट पावर हो गई दैट विल बी इक्वल टू, अगर यहां से हम निकालें तो दैट इज 2 पाई ns इंटू टी डी, न्यूटन। ठीक है, पावर जो है न्यूटन में, वॉट्स या न्यूटन मीटर या वॉट्स। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पावर जो स्टेटर से रोटर पे गई है। अब एक्चुअल में रोटर में कुछ लॉसेस हुए, रोटर में लॉसेस होने के बाद जो भी लॉसेस हुए हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट मैकेनिकल लॉसेस भी होंगे, कुछ और लॉसेस भी होंगे। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल लॉसेस क्या है? फिक्स्ड लॉसेस हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। विंडेज लॉसेस हम नेग्लिजिबल अगर हम कंसीडर कर लें, तो आउटपुट मैकेनिकल पावर क्या हो गई? मैकेनिकल पावर आउटपुट बाय द रोटर। रोटर ने क्या आउटपुट पावर निकाली? दैट इज पीएमडी, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। ठीक है, जो हमने आउटपुट डिलीवर भी की है दैट इज ऑल्सो पी नॉट। तो पीएमडी इज इक्वल टू, अब सिंस रोटर इज रोटेटिंग विद द स्पीड ऑफ ओमेगा आर, तो ओमेगा एस तो वो नहीं डेवलप करेगा, तो वो ओमेगा आर टॉर्क जो भी डेवलप हुई है वही सेम टॉर्क विल बी डिलीवर्ड बाय द रोटर। ठीक है, इट सिंपली मीन्स 2 पाई एन आर इंटू टी डी। ठीक है, अब लेट अस कंसीडर, ये सारी चीजें हमने कंसीडर कर ली, लेकिन अब अगर आउटपुट ये डिलीवर हो रहा है रोटर से और इनपुट हमारे रोटर पे ये आ रहा है, तो बचा हुआ क्या चीज हो गया? दैट इज लॉसेस। तो रोटर के लॉसेस will be equal to this Pg minus of PMD, ठीक है, which is equal to 2 pi ns minus of nr into TD। ठीक है, ये रोटर के लॉसेस हमने इवैल्यूएट कर लिए, कंडीशन है। ठीक है, इसमें हमने एक कंडीशन और डाली कि जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, जितने भी सिस्टम में लॉसेस हो रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी हो रहा है, वो हमने कंसीडर कर लिए कि लेट इट बी रोटर कॉपर लॉस, यानी ओनली इलेक्ट्रिकल लॉसेस हमारे रोटर में जनरेट हो रहे हैं। तो हमने उसको क्या नाम दिया? हमने इसको नाम दिया PRCU। ठीक है, यानी कि इसकी बात, जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी टाइप के लॉसेस हैं, इलेक्ट्रिकल भी होंगे, मैकेनिकल भी होंगे, जो कुछ भी है, वो हमने PRCU की टर्म्स में दे दिए। तो PRCU विल बी इक्वल टू 2 पाई NS माइनस NR इंटू टॉर्क डेवलप्ड। अब मुझे तो रेशियो से मतलब है, ठीक है, द रेशियो बिटवीन रोटर कॉपर लॉस एंड रोटर इनपुट, तो वो अगर मैं डेवलप करूं तो कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई NS मल्टीप्लाई बाय टॉर्क डेवलप्ड। यहां से जो चीज कैंसिल है वो मैंने काट दिया, बचा हुआ क्या? NS माइनस NR अपॉन NS दैट इज इक्वल टू स्लिप। तो इसलिए यहां से हमें एक चीज मिली, PRCU रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू P ऑफ S टाइम्स ऑफ PG, यानी कि जितना भी रोटर पे इनपुट आ रहा होगा अगर मैं उसको स्लिप से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट विल बी माय रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, तो रोटर कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा S टाइम्स ऑफ PG। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं एक रिलेशनशिप अगर मैं निकालूं PG एंड PRC के बीच में, PMD एंड PG के बीच में, तो भी हमें सेम लगभग कुछ ऐसी ही चीजें मिलेंगी
तो हमें पता है दिस पीआरसी हमारा ये एंड पीएमडी क्या है, पीएमडी बचा हुआ मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, पीएमडी हमें यहां से मिल गया, क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी जी माइनस ऑफ पी आर सी, यही तो पावर बची हुई है, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एस टाइम्स पी जी। ठीक है, तो अगर मैं एक रेशियो निकालूं पी जी इज टू पी एम डी इज टू पी आर सी का, तो ये हमारा बन जाएगा 1। ठीक है, पी एम डी हमारे पास क्या है 1 माइनस एस एंड पी आर सी हमारे पास क्या है एस। तो दिस रिलेशनशिप इज ऑफन यूज्ड एंड कई बार आपसे पूछेगा कि इस रिलेशनशिप में प्रूव दिस कि पी आर सी इज टू पी जी इज इक्वल टू 1 इज टू एस। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है एंड इस चीज को प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स हैं कि पावर डिलीवर्ड फ्रॉम स्टेटर से जो हम पावर डिलीवर करेंगे वो ओमेगा एस स्पीड पे होती है इनटू टॉर्क डेवलप्ड, एंड पावर आउटपुट पावर जो डिलीवर होगी दैट विल बी डिलीवर्ड एट ओमेगा आर। दोनों का मतलब माइनस कैलकुलेट कर लेंगे तो जितनी भी लॉसेस हैं सिस्टम के वो हमने मिल जाएंगे एंड वी हैव टू टेक एन अजम्पशन हियर कि जितने भी लॉसेस हुए हैं वो रोटर के कॉपर लॉस में हुए हैं। ठीक है, बाकी मैकेनिकल लॉसेस जो भी हुए दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सिंस द मशीन इज ऑपरेटिंग एट नो लोड, तो इसलिए लॉसेस जो हैं दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ना के बराबर है। ठीक है, तो दैट कैन बी इग्नोर्ड। तो जितने भी लॉसेस हुए हैं वो रोटर के कॉपर लॉस में, तो यहां से आप रिलेशनशिप इवेल्युएट कर सकते हो, रिलेशनशिप आपको ये दे देगा फाइनली। ठीक है, तो दिस इज यूज्ड इन ऑर्डर टू इवेल्युएट माय टॉर्क इक्वेशन। ठीक है, अब देखो आपके पास रोटर सर्किट है, ठीक है, एंड यू नो पी आर सी रोटर कॉपर लॉस, रोटर में कॉपर लॉस अगर आपको इवेल्युएट करना है तो क्या होगा, दैट विल बी आई टू एस स्क्वायर इंटू आर टू जीरो आर, यही तो होगा। रोटर के कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर होते हैं लॉसेस, तो आई स्क्वायर आर हमें पता है आई टू एस का स्क्वायर इंटू आर टू जीरो, आई टू एस अभी थोड़ी देर पहले हमने इवेल्युएट किया था दैट इज इक्वल टू ई टू एस, या एस स्क्वायर डाल सकते हैं, एस स्क्वायर ई टू जीरो, एस स्क्वायर ई टू जीरो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या था, नीचे था हमारे पास आर टू प्लस जे टाइम्स आर टू प्लस जे टाइम्स एक्स टू जीरो एस टाइम्स एक्स टू जीरो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको इसका स्क्वायर इवेल्युएट करना है तो कैसे इवेल्युएट होगा, इसका हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर ई टू जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर टू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पीआरसी। तो रोटर कॉपर लॉसेस हमारे होते हैं एस स्क्वायर ई टू जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू प्लस एस स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर इंटू आर टू। ठीक है, रोटर कॉपर लॉसेस आपको पता लग गए, रोटर में जो कॉपर लॉस हुए हैं। ई टू जीरो क्या है, जब रोटर मेरा स्टैंड स्टिल कंडीशन पे होगा उस टाइम पे जो भी मेरी ईएमएफ डेवलप होगी रोटर में। ठीक है, इसी तरीके से R2 क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर, चाहे वो वर्किंग कंडीशन में हो चाहे नॉन वर्किंग कंडीशन में हो, रोटर रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम। X20 क्या है, द रिएक्टेंस ऑफ द रोटर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। ठीक है, अब यहां तक हो गया सभी का, समझ आया बेटा ये चीज। यस सर जी। अब हमें एक चीज पता है, तो टॉर्क डेवलप्ड ये वाली इक्वेशन हमने लिखी थी स्टार्टिंग में, तो हमारी जो टॉर्क डेवलप्ड होती है, टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल्स टू
सॉरी पावर पीजी एयर गैप पावर इज इक्वल टू ओमेगा एस इंटू टी डी, ठीक है। और टी डी अगर मैं इवेलुएट करूं दैट इज इक्वल टू पीजी अपॉन ओमेगा एस। ओमेगा एस का मुझे पता है दैट इज इक्वल टू पीजी अपॉन 2 पाई एन एस, यही होता है ना। पीजी हमें पता है, पीजी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस टाइम्स पीआरसी। यस और नो? यहां से आप देखो पीजी अपॉन पीआरसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस। सिंपली पीआरसी सॉरी, अगर आपको निकालना है पीजी तो पीजी विल बी इक्वल टू पीआरसी अपॉन एस। ये लिख दिया मैंने, पीआरसी अपॉन एस। पीआरसी की वैल्यू आपको पता है, ये रही। तो इसलिए आप कह सकते हो टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाय पीआरसी। हमारा वहां से लिख सकते हैं एस स्क्वायर ई टू जीरो स्क्वायर इंटू आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर, ठीक है। एक से एक कैंसिल हो गया। तो टॉर्क डेवलप्ड की इक्वेशन, ठीक है, इज इक्वल टू एस ई टू जीरो स्क्वायर आर टू सॉरी यही रह गया मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 पाई एन एस, ठीक है। टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एन एस मल्टीप्लाइड बाय एस ई टू जीरो स्क्वायर इंटू आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे ऑब्जर्व क्या करना है, दिस इज अ 3 फेज मशीन। तो 3 फेज मशीन है तो ये तो पावर निकली है एक फेज में, तो अगर 3 फेज की बात करोगे तो यहां पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो दिस बिकम्स माय कांस्टेंट के, ठीक है। एट टाइम्स दिस फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज के। तो हमारे पास टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू के टाइम्स एस ई टू स्क्वायर ई टू जीरो स्क्वायर इंटू आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टॉर्क। क्लियर? ये चीज समझ में आई बेटा? हेलो? हेलो सर। हाँ बेटा। यस सर। जी सर। तो आज हम फिलहाल इतना ही करते हैं क्योंकि चीज़ें तो बहुत हैं एलोबरेट करने के लिए, लेकिन आज मैंने यही सोचा था यहाँ तक आपको मैं समझाना है। तो बाकी आगे आगे पढ़ते रहेंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें पता लगती रहेंगी, ठीक है। जी सर। तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में, चलो उनको डाल आप पे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं इस टाइम पे। अब सर वॉइस वैसी आ रही है आपकी। क्या हुआ बेटा? क्विज में वॉइस सेट नहीं कर चल दो। रहा। वॉइस कट रही है मेरी? क्लियर है सर वही से। हेलो। चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन क्या कहता है, अ 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर हमें दी हुई है। हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव बीन गिवन अ 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल induction motor has a slip of 5%, ठीक है। कैलकुलेट नंबर 1 मोटर स्पीड, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ, ठीक है। जहां पे दिया हुआ है
इफ द रोटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ R2 की वैल्यू हमें दी हुई है एज 1 ओम एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस हमें दिया हुआ है X20 इज इक्वल टू 4 ओम्स। ठीक है, कैलकुलेट द पावर फैक्टर, आपको निकालना है पावर फैक्टर cos phi एट स्टैंड स्टिल, एंड नंबर 2 है हमारे पास एट स्पीड ऑफ 1400 आरपीएम। ठीक है, तो आपको एक तो ये चीज निकालना है और इससे पहले आपको निकालना है रोटर स्पीड। ठीक है, स्पीड देर आर एन आर निकालना है एंड आपको निकालना है द स्लिप, सॉरी एफ आर, रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, a 3-phase 50 Hz 4-pole induction motor has a slip of 5%. Evaluate the rotor frequency and the rotor speed। और कंडीशन सेकंड केस में क्या गिवन है, R2 की वैल्यू आपको दी हुई है 1 ओम, 4 ओम, cos phi निकालना है आपको स्टैंड स्टिल केस में एज वेल एज एट अ स्पीड ऑफ 1400 आरपीएम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको रखना है याद सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तो चीजें इवैल्यूएट करने में आसानी होगी। तो देखो, सबसे पहले क्या है, हमें दी हुई है 4 पोल मशीन, तो NS क्या हो जाएगा, NS विल बी इक्वल टू 120 F अपॉन P, दैट इज इक्वल टू 120 इंटू 50 हर्ट्ज मशीन दे रखी है ऑपरेटिंग एट 4 पोल, कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 1500 आरपीएम। ठीक है, फिक्स है, 4 पोल की मशीन 50 हर्ट्ज पे 1500 आरपीएम रोटेट करेगी। अब आपको क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन अ स्लिप ऑफ 5%, S इज इक्वल टू 0.05। तो यहां से आप निकाल सकते हो व्हाट इज NR, NR इज इक्वल टू 1 माइनस S NS। ठीक है, क्या है, 1 NR इज इक्वल टू 1 माइनस S टाइम्स NS। दिस फॉर्मूला इज सेम एज स्लिप फॉर्मूला, S इज इक्वल टू क्या होता था, NS माइनस ऑफ NR अपॉन NS। इसी फॉर्मूले को हमने मॉडिफाई करके लिख दिया, NR इज इक्वल टू 1 माइनस S NS। यहाँ आ जाएगा S टाइम्स NS, यहाँ NR को इधर ले आओ, NS को इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस S ब्रैकेट में NS। तो ये फॉर्मूला वही है, फॉर्म्स चेंज है बस। तो यहां से आप NR की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हो, 1 माइनस S 1 माइनस 0.05 इंटू NS, NS हमारा 1500 आरपीएम, तो इट सिंपली मीन्स 0.95 इंटू 1500। कितना आ गया जल्दी बताओ, कितना आया, 1425 आरपीएम। ठीक है, तो मशीन वॉज रोटेटिंग एट 1425 आरपीएम। अब इसके बाद इन्होंने बोला पहली चीज निकाल ली, दूसरी चीज का FR निकालना, रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू S टाइम्स FS। तो रोटर फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, S टाइम्स FS, तो S क्या है हमारे पास 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 50 हर्ट्ज, कितना आ गया हमारे पास रोटर फ्रीक्वेंसी 25 2.5 हर्ट्ज। ये वाला पार्ट भी खत्म। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कहता है, आपको निकालना है cos phi एट स्टैंड स्टिल। cos phi क्या होता है, cos phi होता है हमारा R2 अपॉन R2 प्लस S स्क्वायर X20 स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, R अपॉन Z, cos phi क्या होता है, R अपॉन Z, तो R हमारे पास हो गया ये, Z हमारे पास हो गया अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, तो हमने लिख दिया। ठीक है, तो एट फर्स्ट केस स्टैंड स्टिल केस में S इज इक्वल टू 1, cos phi क्या हो जाएगा, cos phi इज इक्वल टू R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस X20
square. It simply means R1 1 upon under root of 1 का square plus 4 का square. It simply means 1 upon 16 under root of 17. You can evaluate this thing. Evaluate करो कितना जाएगा 1 ऑफ ये वैल्यू आ रही है बेटा 0.242. जी सर। ठीक है। सेकंड केस में क्या था एट अ स्पीड ऑफ 1400 आरपीएम। 1400 आरपीएम का मतलब आपको सबसे पहले स्लिप निकालनी पड़ेगी। 1400 आरपीएम पे कितनी स्लिप है? स्लिप होती है ns माइनस ऑफ nr अपॉन ns. इट सिंपली मीन्स 1500 आरपीएम minus of 1400 rpm divided by 1500 rpm. It is equal to 100 divided by 1500. 1 by 15 कितना होता है? Equal to 0.067. ठीक है 0.067. This is my slip. यहां पे आप वैल्यू रख दो s is equal to 0.067. इवेल्युएट करोगे तो क्या जाएगा cos फाई इज इक्वल टू R2 हमारा 1 ही है डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस s स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.067 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर. ठीक है इवेल्युएट करो 0.067 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर equal to plus 1 equal to under root answer equal to 1 divided by answer is equal to 0. वैल्यू आ रही है 0.9659. ठीक है वैल्यू आ रही है 0.9659. ठीक है दिस इज लैगिंग. ओके सर। तो यहां से एक चीज ऑब्जर्व करो जब मेरी मशीन स्टार्ट होती है तो मेरे पास पावर फैक्टर बहुत कम होता है. इट मींस क्या है माय ड्यूरिंग द स्टार्टिंग केस माय इंडक्शन मशीन कंज्यूम्स वेरी हाई रिएक्टिव पावर. यस और नो? पावर फैक्टर कम होने का मतलब क्या है कि ज्यादातर रिएक्टिव कंपोनेंट है तो मेरी मशीन क्या है हाई रिएक्टिव पावर कंज्यूम करती है ड्यूरिंग स्टार्टिंग केस. तो इसलिए अचानक से देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी लार्ज हेवी करंट्स. ठीक है क्यों? क्योंकि देखो आपको एक पर्टिकुलर पावर डिलीवर करनी है तो उस पावर को डिलीवर करने के लिए यू रिक्वायर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ. फॉर एग्जाम्पल 0.2 ले लेते हैं इसको. लेटेस्ट एग्जाम्पल हम करते हैं कि हमें 1 वॉट ऑफ पावर डिलीवर करनी है. ठीक है एट 220 to 30 वोल्ट. तो हमें करंट नहीं पता है क्या होगा. पावर फैक्टर पता है 0.2. तो अगर आप यहां से करंट निकालोगे तो कितना आएगा? चेक करो कितना आया. यह आया 0.2 एम्पियर. ये तो 1 वॉट की बात हो रही है. अगर 100 वॉट का अगर ले लेते हो तो आपका ज्यादा हो जाएगा. 100 वॉट अगर ले लेते हैं तो 100 वॉट के लिए वी रिक्वायर 2.17 एम्पियर. ठीक है इतना करंट आपको चाहिए. लेकिन अगर इफ द सेम थिंग इज ऑपरेटिंग ओवर हेयर तो उस केस में क्या हो जाएगा 230 मल्टीप्लाइड बाय आई इंटू 0.995 या 96 ले सकते 0.9 ही ले लो. तो यहां से क्या आया 4.8 मिली एम्पेयर. तो देखो तो जितना अच्छा पावर फैक्टर होगा
ध्यान देना, जितना अच्छा पावर फैक्टर होगा उतना कम करंट हमारे पास रिक्वायरमेंट होगा सप्लाई से, एंड जितना कम होगा उतना ज्यादा पावर फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी टू सप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ लोड। यहाँ पे भी आपने क्या किया था, 100 वॉट लिए हैं, यहाँ पे भी आपने 100 वॉट लिए हैं। 100 वॉट दोनों ही केसेस में सप्लाई करने के लिए एट लो पावर फैक्टर वी रिक्वायर वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट, एंड over here we require at high power factors we require a very low amount of current। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कभी भी कि हम अपने पावर सिस्टम को कभी भी, ठीक है, वी नेवर ऑपरेट आवर पावर फैक्टर एंटायर प्लांट एट वेरी लो पावर फैक्टर्स एट सच कंडीशंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी तरीके से इस मोटर को स्टार्टिंग मेथड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम किसी भी तरीके से अपनी मशीन को स्टार्टिंग मेथड्स कुछ देंगे, एंड दैट स्टार्टिंग मेथड्स कैन बी प्रोवाइडेड ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ सम स्टार्टर्स। ठीक है, तो स्टार्टर्स कुछ हद तक इस चीज को, इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इस पे भी काम करते हैं, बट एक्चुअल में स्टार्टर्स का प्रिंसिपल दूसरा है। स्टार्टर्स में आपको पता है, जब आप मशीन को स्टार्ट करते हो वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड, तो इस करंट को रिड्यूस करने के लिए भी हम स्टार्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टर्स की एप्लीकेशन बहुत तरीके से ली जा सकती है, बट प्राइमरली जो हम स्टार्टर्स पढ़ेंगे वो उनका एप्लीकेशन, इंडक्शन मशीन आपको पता है सेल्फ स्टार्टिंग है, बट एप्लीकेशन फिर भी कर रहे हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, दैट इज टू इन ऑर्डर टू कंट्रोल माय स्टार्टिंग करंट। तो मैं स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करूंगा विद द हेल्प ऑफ स्टार्टर्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई? आई थिंक मेरे ख्याल से शायद ये चीजें क्लियर हुई होंगी, कुछ आपके माइंड में मेकअप हुआ होगा कि हम स्टार्टर की मशीन को हम लो पावर फैक्टर, स्टार्टिंग केस में जब हमारे पास लो पावर फैक्टर होता है, एंड जैसे जैसे मेरी मशीन स्टार्ट होती है समवेयर अराउंड द सिंक्रोनस स्पीड, मेरी मशीन जो है इट ऑपरेट्स एट हाई पावर फैक्टर्स। ठीक है, तो ये पावर फैक्टर का वेरिएशन आपको बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए मेरी लो पावर फैक्टर की वजह से मेरी स्टार्टिंग करंट इज आल्सो इंक्रीज्ड। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आया? इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। सर आज के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, तो कल कोशिश करेंगे, आई विल बी डेवलपिंग सम न्यूमेरिकल्स टू यू एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूमेरिकल्स आल्सो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे, हम काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो आई विल बी टेकिंग अप सम न्यूमेरिकल पोर्शंस अलोंग विद इट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे स्ट्रेस करेंगे ऑल ऑफ अस। एंड वन थिंग मोर, all must have a calculator in your hands during your either your machine class or in your control system class। ठीक है, अभी चलो कंट्रोल सिस्टम में इट्स नॉट मच दैट मच टिपिकल, बट ऑल्दो यू रिक्वायर अ कैलकुलेटर इन योर हैंड्स। ठीक है, चलिए, एक क्विज आया होगा, आप सभी लोग क्विज जनरेट जो हुआ है उसको सबमिट करें, एंड अगर किसी को कोई डाउट है तो ही और शी कैन आस्क। You can ask your doubts now. You can ask your doubts. सर पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ने में कम लगता है मन। क्या बेटा पीयूष? यस सर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।
You can leave now. Okay. Or you can leave now. Okay, thank you, sir. In case of queries, you can ask queries. ठीक है. No doubt for anyone? Prashant, you can leave, beta. Prashant, Akshay, Prabhat, and others. Adil, Bashir.